यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फटीग एंड एक्सरसाइज। थकना और एक्सरसाइज में फर्क है। तो हम जिसे कहते हैं हम थक गए, बट वो एक्सरसाइज नहीं है। हमारे इंडियंस में हम मोस्टली कार्ब एंड कार्ब खाते हैं। व्हाट वी नीड टू सी इज यू शुड वॉच योर प्लेट। ओबेसिटी का रीजन बेस इज कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली, लेस एक्टिविटी एंड मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मसल काफी ज्यादा वीक होते हैं, तो मैम यही क्या एक रीजन है खासतौर पे फीमेल्स में हम देखें कि उनको नी जॉइंट की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनका एक तो प्रोटीन इंटेक कम रहता है और एक जैसे आपने बताया कि इनएक्टिविटी रहती है, जैसे एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वो कहते हैं नहीं वेट हम क्यों उठाएंगे, तो उनके लिए भी कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जरूरत है। जो आजकल फीमेल्स में नी का प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो मल्टी प्रोंग्ड है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वो कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज तो करनी है, इंटेंस एक्टिविटीज आपको करना, और कुछ नहीं कर सकते तो क्लाइंबिंग स्टेयर्स करेंगे। ये तो स्लिम है तो हो ये फिट है, तो स्लिम होना एंड फिट होने में बड़ा फर्क है। बिल्कुल फर्क है। एक तो आपके जेनेटिक्स हैं जो आपका बॉडी फ्रेम बनाते हैं। सो नॉट एवरीवन कैन लुक स्लेंडर, क्योंकि अगर उसका बॉडी फ्रेम ही चौड़ा है तो वो चौड़ा ही दिखेगा, बॉक्सी ही दिखेगा, बट उस पे मसल कितना है दैट इज इम्पोर्टेंट। पॉडकास्ट के हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सीरीज, जिसमें हम बात करते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में। तो इसी कड़ी में आज का जो हमारा एपिसोड है, इसमें हम बात करेंगे विमेन केयर के बारे में, विमेन हेल्थ के बारे में। और इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट अवेलेबल हैं, डॉक्टर सुनीता लांबा, जिनको की गायनिकोलॉजी में 39 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर लांबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के थैंक यू समीर फॉर हैविंग मी हियर इन Thank दिस you so much. पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, और ये जो आपका टॉपिक है इट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, राइट बिकॉज फिजिकल और मेंटल हेल्थ बेस है किसी भी बॉडी का एग्जैक्टली और किसी भी लाइफ में। राइट मैम, और that वही is- थोड़ा हम इग्नोर करते हैं। और खास तौर पे मैम ये देखा है मैंने, क्योंकि मैं भी जैसे देखता हूँ अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को, फीमेल्स की अगर हम बात करें, हमारे जितने भी फीमेल लिसनर होंगे वो भी इस बात से अग्री करेंगे कि वो पूरी अपना पूरा फैमिली का टेक केयर करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। इनफैक्ट आप भी एक मदर हैं, आप एक वाइफ हैं, तो एक अंदर से उनका शुरू से इस तरह की अपब्रिंगिंग होती है कि सबका ध्यान रखना, पर अपनी हेल्थ को वो इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए हमने भी इस पॉडकास्ट में, हमारी सीरीज में रखा है कि ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ। तो मैम आपको तो इतना एक्सपीरियंस हो गया, अगर आप स्पेसिफिकली वुमेन केयर के बारे में, वुमेन हेल्थ को लेके इतने सालों से काम कर रहे हैं, अभी अगर पिछले हम 15-20 सालों में देखें तो किस तरह का ट्रांजिशन आपने देखा अपनी ओपीडी में? मतलब अब किस तरह की जो फीमेल को लेकर इश्यूज हैं वो बढ़ गए हैं? तो टाइप ऑफ केसेस जो हैं वो बदल गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। प्रोबेबली हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, अर्बन लिविंग हो गया, लेट मैरिजेस हो गई, एडोलेसेंट अर्ली सेक्सुअल हैबिट्स हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें मिला के, जैसे पहले जब हम शुरू में प्रैक्टिस करते थे से 35 ईयर्स अगो, तब हमारे पास में अनीमिया के पेशेंट्स बहुत आते थे, मतलब ब्लड की कमी वाले। ब्लड के कमी वाले। न्यूट्रिशनल हेल्थ पे इतना काम नहीं होता था, अर्ली मैरिज हो जाती थी, और अर्ली बच्चे जब रिप्रोडक्शन हो जाता था तो यंग एज में जो डिलीवरी हो जाती है तो जो बॉडी की हेल्थ खराब हो जाती है, लेस स्पेसिंग बिटवीन द चिल्ड्रन था। सो दैट वाज वन थिंग विच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट टाइम। बट अब जब हम देख रहे हैं तो चीज़ें बदल गई हैं। बहुत ओबेसिटी हो गई है, मोटापा, लाइफस्टाइल चेंजेस, जंक खाते हैं बच्चे, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। पहले हम सब बच्चे जब होते थे तो पार्क में खेला करते थे, आउटडोर एक्टिविटीज करते थे। अब एवरी किड इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी, एवरीथिंग इज रिमोट कंट्रोल्ड। तो इन सब चीज़ों की वजह से ओबेसिटी हो गई। मोटापा हो जाने से, मोटापे से रिलेटेड सारी बीमारियां आने लग गई। जैसे आजकल हमारी ओपीडीज में हम एक पीसीओएस के बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं। राइट मैम, वो अर्ली प्रेगनेंसी, फैट गर्ल्स, अर्ली अडल्टहुड में हेयर एक्ने एंड मेंटल उनमें प्रॉब्लम्स, पीयर प्रेशर, शेम, बॉडी शेमिंग, मेंटल डिसऑर्डर्स, ये सब आने लगे। इरेगुलर पीरियड्स, अर्ली मिनार्की भी बहुत ज़्यादा हो गई है। आजकल हमारे पास में गर्ल्स आती हैं वेरी अर्ली, 9-10 ईयर्स, एंड देयर एवरेज एज वाज से 10 to 11 ईयर्स। अभी 9 साल 8 साल हमारे पास में गर्ल्स आती हैं जिनका मिनाक हो गया। एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हो गए। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट इसलिए भी है कि बच्चों का हेल्थ अच्छा हो गया, बच्चों का न्यूट्रिशन अच्छा हो गया, तो उस वजह से भी ये होने लगे। बट एट द सेम टाइम
उन यंग गर्ल्स को अब ब्लड लॉस होने लगा हर महीने, तो उनका अनीमिया है, उनका विटामिन डी है, उनका बोन हेल्थ है, क्योंकि बोन हेल्थ के लिए एडोलेसेंट इज द बेस्ट टाइम टू मेक द बोन बैंक। तो ये अवेयरनेस सोसाइटी में होना ज़रूरी है। राइट सो इस तरह के पेशेंट्स आते हैं। मोर ओवर आजकल लेट मैरिजेस हो रही हैं, लेट प्रेगनेंसीज हो रही हैं, एजिंग एग हो गए हैं, तो इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ गया है। इसलिए आप देखते हो अब हर जगह इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं। ज्यादा पहले तो नहीं होते थे, बिकॉज द राइट एज टू हैव बेबी वाज 21 to 25 ईयर्स से 26 ईयर्स। नाउ इस समय में तो लोग अपना करियर बना रहे हैं, इसलिए आप देखते हो कि इतने लोग अपने एग्स फ्रीज कराने लग गए कि लेटर वी विल हैव अवर बेबीज, जब हम अपना करियर प्लान कर लेंगे या जब हमारा पढ़ाई पूरा हो जाएगा देन वी विल हैव इट। सो अब इश्यूज जो है वो इंटायरली 180 डिग्री चेंज हो गए हैं। पर मैम ऐसा अगर आप देखते हैं, बिकॉज आपने तो अर्बन एरियाज के पेशेंट भी आपके पास आते हैं, रूरल सेमी रूरल एरियाज के पेशेंट्स भी आते हैं, तो ऐसा वाला जो चेंज अगर आप देख रहे हैं बदलाव, तो वो क्या रूरल एरियाज में भी है, या रूरल में जो फीमेल्स हैं, यंग वीमेन हैं, और अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें तो परेशानियां सेम हैं? अर्बन एरिया में, अर्बन जितने भी रहने वाले लोग हैं उनमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि उनको पीयर प्रेशर और मेंटल प्रेशर ज्यादा है। ओके, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, प्लस मोर ओवर द डाइट इज बैड इन अर्बन एरिया, बिकॉज जंक खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, सोडियम कंटेंट ज़्यादा है, फैट कंटेंट ज़्यादा है, एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ कम है। जब आप रूरल एरिया की गर्ल्स को देखते हैं, स्पेशली जो फार्मिंग से रिलेटेड है, उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, उनका बॉडी हेल्थ अच्छा है, उनका डाइट हमसे अच्छा है, मोर ओवर एनवायरमेंटल फैक्टर अच्छा है, एयर पॉल्यूशन नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं है, पैकेज्ड फूड नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स दे हैव देयर इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अर्बन गर्ल्स को ये ज़्यादा है, प्लस स्ट्रेस ज़्यादा है, प्रोबेबली पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है जो शायद वहाँ नहीं होता, बुलिंग ज़्यादा है, स्कूल्स में बुलिंग ज़्यादा है। तो आजकल हम अपनी जो यंग एडोलेसेंट गर्ल्स आती हैं उनमें मेंटल हेल्थ का भी बहुत सारा इश्यूज देख रहे हैं जो रूरल एरिया में नहीं था। बट अब ये अर्बन एरिया की मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो थिंग है, इट इज कैचिंग अप विद द टायर 2 सिटीज ऑल्सो, दोज विच आर नॉट मेट्रोपॉलिटन बट फास्ट कैचिंग अप विद पर मेट्रोपॉलिटन। मैम इसमें व्हाट आई फील कि क्योंकि आजकल तो सभी सोशल मीडिया पे होते हैं डिजिटली, तो वो सब चीज़ें तो आई थिंक जो हमारी सेमी अर्बन एरियाज में या टियर 2 सिटीज़ की आपने बात की, कॉपी तो वो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहने वाली जो हमारी फीमेल्स हैं उनको उनसे कंपैरिजन तो करती हैं। तो मुझे लगता है वहां पर भी जैसा आप बता रही कि पहुंच चुकी है वो चीज़, यस, है ना? बट टाइम इज नॉट फार अवे, जब ये रूरल एरिया में भी पहुंच जाएंगे। यस सो दैट इज एक्चुअली द थिंग्स विच शुड बी रिवर्स्ड। व्हाट रूरल एरिया में जो हो रहा है वो हमें करना चाहिए, बट सोशल मीडिया जो राइटली सेड उसको देखते हुए वो रूरल एरिया में, अब टायर 2 में पहुंचा है फिर रूरल में भी पहुंचेगा, विच इज नॉट बैड। एक्चुअली हेल्दी लाइफ, हेल्दी डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ, एंड ऑल द सब्सिक्वेंट थिंग्स आर रिलेटेड एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। इनफैक्ट अगर इसमें मैं आपने जो जितना भी डिस्कशन अभी किया, इसमें अगर ओवरऑल हम इसका रूट कॉज देखें तो लाइफस्टाइल ही होकर आ गया। यस, कि मेजर इज लाइफस्टाइल एंड योर डाइट, ईटिंग हैबिट्स एंड वो बाकी सब चीज़ों को अगर हम देखें। दूसरा मैम एक स्पेसिफिकली अभी एक स्टडी भी आई थी, इनफैक्ट ICMR की आई थी, एंड WHO ने भी इस चीज़ को एस्केलेट किया था कि भारत के अंदर जो फीमेल्स हैं उनमें ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ओबेसिटी बढ़ने का जो रीज़न बताया, उन्होंने बताया कि उनकी लाइफस्टाइल में इनएक्टिविटीज़ ज़्यादा है, जबकि अगर हम वैसे देखें तो यहाँ पर अगर हाउसवाइफ भी है तो उनका तो मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, और वो कहते हैं कि हम तो पूरे दिन घर का काम करते हैं। तो अगर मूवमेंट ज़्यादा है तो इस तरह की रिसर्च क्या शो करती है कि यहाँ पे भारतीय जो महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, वो क्यों ज़्यादा ओवर वेट हो रही हैं? इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? सो सबसे पहली बात तो यह है कि ईटिंग हैबिट्स बदल गई, जंक बदल गया। जब से ये आए हैं ऐप्स जहाँ पे आप फूड ऑर्डर हो जाता है, तो वो वहाँ से जो फूड आता है दैट इज नॉट हेल्दी फूड, दैट इज वेरी अनहेल्दी फूड, नंबर 1। नंबर 2, घर का काम करना, यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फटीग एंड एक्सरसाइज। तो वो घर के काम से थकना एक अलग बात है, बट अगर आप कंटिन्यूएशन में वर्कआउट नहीं करोगे, जब तक आपकी हार्ट रेट नहीं बढ़ेगी तब तक आपका वेट लॉस तो नहीं होगा, दैट साइकिल वोंट बी एस्टेब्लिश्ड। सो आपको अगर अपना एक्टिविटी करना है तो इट हैज़ टू बी मिनिमम ऑफ
30 मिनट्स का एक्टिविटी, अ ब्रिस्क एक्टिविटी, then that will reduce your weight. Okay. But you know, getting fatigued, there is a difference between fatigue, थकना और एक्सरसाइज में फर्क है. तो हम जिसे कहते हैं हम थक गए, बट वो एक्सरसाइज नहीं है. सो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस a balanced diet is very important. So low fat diet, low carb diet. हमारे इंडियंस में हम मोस्टली कार्ब एंड कार्ब खाते हैं. आलू की सब्जी खाई और रोटी खाई, वो था कार्ब्स. वही ट्रेडिशनल. So what we need to see is you should watch your plate. आपको एक खाने का ऑर्डर भी बनाना है. पहले आपको सैलेड खाना है, फिर आपको प्रोटीन खाना है, फिर जो भूख बच गई वो कार्बोहाइड्रेट खाना है. वी हैव इन अ रिवर्स ऑर्डर. एंड ये सब ओबेसिटी का रीजन बेस इज कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली. लेस एक्टिविटी एंड मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो मैम काफी सारी फीमेल्स तो ऐसे कहते हैं कि नहीं चलो हम बाहर का नहीं खाते. अगर आप बात करेंगे थोड़ा सा मिड एज में कि हम घर पे ही खाते हैं, कभी कभी छोले भटूरे बनाते हैं, कभी घर में कुछ भी फ्राइड चीज़ें, थोड़ा बस मीठा खाने का शौकीन है. मतलब तो जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन डाइट है तो उसमें वो बाहर का कई बार कुछ है स्पेसिफिक एक एज ग्रुप जो बाहर का नहीं खाते हैं. पर ये सब चीज़ खाना क्या अलाउड है उनके लिए? और अगर हम एक्टिविटी की बात करते हैं कि नहीं हम काम करते हैं, तो काम में सिर्फ ये होता है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने और वैसे आपकी डोमेस्टिक हेल्प होती है, बाकी वो सब कर लेते हैं. बट थोड़ा सा फिर वो खाने को बस बनाना, उतना बस एक दो तरह की मूवमेंट होती है. तो उतनी एक्सरसाइज क्या ठीक है? मतलब आप हमारी फीमेल व्यूवर्स को क्या कहेंगे? नहीं, उतनी एक्सरसाइज ठीक नहीं है एक्चुअली. जिसे आप एक्सरसाइज बोलते हो, हाँ. इट हैज टू बी 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइजेस, कंटिन्यूअस ब्रिस्क वॉकिंग और रनिंग और डूइंग, मतलब आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, स्टेयरकेस चल रहे हैं, 30 मिनट्स एट अ गो, 5 times in a week. दिस इज मिनिमम. सो 150 मिनट्स प्रैक्टिकली इन अ वीक उतना करना है. बट 5 मिनट किया, बैठ गए, 5 मिनट किया, वो दैट इज नॉट एक्सरसाइज. वो आपको हेल्प नहीं कर रहा, वो नहीं वो फटीग दे रहा है. मे घर का काम जो कर रहे हैं वो तो मतलब घर का काम इज ओके, दैट इज एक्टिव. यू आर नॉट सेडेंटरी. इवन खड़े होने से भी कैलोरी बर्न होता है, तो थोड़ा बहुत तो होता है, पर जिस इंटेंसिटी से करना चाहिए वो नहीं है. एंड हमारी ईटिंग हैबिट्स जितना भी कह लीजिए, हम आजकल उतना काम तो कर नहीं रहे. घर से बाहर निकलते हैं, वॉकिंग कितने लोग करते हैं, उतरते हैं, कार मिलता है, कार में बैठ के चले जाते हैं, अंदर जाते हैं, खाते हैं, वापस आ जाते हैं. सो दैट इज वन थिंग. अदरवाइज अवर इंडियन डाइट इज एक्चुअली वेरी गुड. दाल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, पनीर, वी आर हैविंग फल, एवरीथिंग वी आर हैविंग. बट दिस प्लस एडिशनल, a piece of cake, a rasgulla, a gulab jamun, a kachori or samosa, that will give you 400-600 calories. I know. आप कब कम करोगे उसको? So it keeps on adding every single day. So the root cause is meetha actually. मीठा. Sugar. Oh. And sugar is bad for your skin and hair health also. Because वो जो oxidative process है वो बढ़ जाता है. Okay. तभी आजकल सब लोग इतना एंटीऑक्सीडेंट्स खा रहे हैं. रादर देन हैविंग एंटीऑक्सीडेंट्स, इट इज बेटर टू लीव शुगर और मिनिमम शुगर. राइट. बिकॉज जो फ्रूट बेस्ड एंड प्लांट बेस्ड शुगर है ना, वो बेटर होता है. बट एट द सेम टाइम यू शुड नॉट बी हैविंग फ्रूट एंड ओनली फ्रूट, बिकॉज उसमें भी तो बहुत मीठा है. बिल्कुल. सो अ गुड फ्रूट इज लाइक एन एप्पल, लाइक एन ऑरेंज, लाइक अ पेयर, जिसमें कि कम मीठा है, वो अच्छा है. और वो भी इन मॉडरेशन, 1 or 2, नॉट मोर देन. आई एम हैविंग अ हेल्दी डाइट, आई एम ईटिंग ओनली फ्रूट्स, दैट डजंट सर्व द. ओके. एक मतलब एक्सट्रीम में चले गए कि नहीं. फ्रूट्स पे, और एक एक्सट्रीम में चले गए कि कुछ नहीं खाते, कि किसी तरह की जो बहुत तरह की फैंसी डाइट है. तो एक्सट्रीम डाइट्स आर नेवर गुड. ओके. अगर आप कीटो डाइट कहते हैं, तो जैसे हम पीसीओएस में कीटो डाइट बोलते हैं, राइट. जस्ट किक स्टार्ट द मेटाबॉलिज्म. बट कोई भी डाइट आपको, अगर आपने उसको सस्टेन नहीं किया, तो फिर वो वेट गेन जो होता है ना, वो पैराडॉक्सिकली ज्यादा हो जाता है. आपकी बॉडी उस कम खाने को एडजस्ट करके स्टार्वेशन मोड में चली जाती है. फिर अगर आप थोड़ा भी खाते हैं तो ज्यादा बढ़ता है. सो इट हैज टू बी अ सस्टेन्ड वन. You can kickstart your metabolism by any of these fat diets if you are healthy enough and your doctor says. आपका डॉक्टर ने बोला आप हेल्दी हो, आप कीटो कर सकते हो 5 दिन, उसके बाद आप इसको, आपका एक ऑप्टिमम वेट आ गया, उसके बाद आप इसको लो डाइट पे सस्टेन करो. राइट. बट अगर डूइंग इट देन छोड़ना, फिर डूइंग इट एंड देन छोड़ना इज नॉट गुड. तो मतलब मीठा जैसा आप बता रहे हैं वो ज्यादा कल्प्रिट है, और ओवरऑल आपकी सभी तरह की हेल्थ, खास तौर पे एंड बैड फैट आल्सो. बैड फैट आल्सो. सो वी शुड डिफरेंशिएट बैड फैट क्या है एंड गुड फैट क्या है. तो एज इन बैड फैट इज
आपका मक्खन एंड ऑल दीज आर बैड फैट्स, या जो भी फैटनिंग वाली चीजें फैटनिंग होती वाली हैं कोई वो भी सब चीज, खराब होते हैं। ठीक है। गुड ऑयल्स आर सीड ऑयल्स, हम्म, प्लांट बेस्ड ऑयल, जैसे सीसम सीड्स हैं, ये सब, मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, दे आर गुड फॉर योर हेल्थ। राइट। ठीक है मैम, ठीक है। एक दूसरा अगर हम बात करें खासतौर पे फीमेल का, जैसे आपने बात की कि पहले ज़्यादातर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज देखते थे आप, कि भाई किसी तरह की कमी है, आयरन की कमी, पर वो भी आई थिंक है ही साथ में, इन एडिशन टू दैट अभी और आपकी जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में मैम किस तरह की डेफिशिएंसी खास तौर पे फीमेल्स में आप देखते हैं? सो अनीमिया तो कभी इंडिया से रेडिकेट हुआ नहीं। एनीमिया आ, मतलब ब्लड खून की खून कमी? की कमी, ओके। क्योंकि खून की कमी पहले भी थी हम्म, और अभी भी है। और हम्म, अभी हमारी सिटीज में ज़्यादा इसलिए है हम्म, क्योंकि जंक खाते हैं, उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स होती नहीं है, कोई बच्चा ग्रीन वेजिटेबल खाता नहीं है, हम्म, उनको मोमो बर्गर ये पिज़्ज़ा सब पसंद चाहिए। आते हैं, हम्म, और वो अनीमिया का सबसे बड़ा कारण बनता है, अनीमिया एज इन खून की कमी। अच्छा, सो ठीक है। वो तो अभी भी है, ओके, मतलब ओके। हम उसको फाइट ही कर रहे हैं। हमारी एसोसिएशन ऑब्स्टेटिक्स गायनी की एक टारगेट बना के रखती है हीमोग्लोबिन ऑफ 12 एट द एज ऑफ 12, हम्म, पर वो टारगेट हम 50 साल में भी अचीव नहीं कर पाए हैं। हम अगर सोचें कि हम हेल्दी डाइट अपने बच्चे को दे रहे हैं, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल मदर आई थिंक मदर को सोचना चाहिए कि उसके बच्चे को कैसी ईटिंग हैबिट्स डालनी है। अगर आप 4 साल के बच्चे को शुरू से पॉपकॉर्न और वो सब, अंकल चिप्स एंड चिप्स का पैकेट पकड़ा देंगे, तो आपने उसमें ईटिंग हाँ, हैबिट्स अच्छी नहीं डाली। जो वो बचपन से खाएगा फिर वो ही खाएगा, लेकिन एज इन नॉन वेजिटेरियन खाते तो नॉन वेजिटेरियन बचपन से खाते हैं। तो राइट, आप जैसी डाइट उनको देना चाहते हो, तो वो हमें शुरू से अच्छी डाइट तो देना चाहिए। सो एक खून की कमी तो एक है ही है। ठीक है मैम। इन एडिशन टू इट प्रोटीन्स बहुत कम है, हाँ, स्पेशली इंडियंस में, क्योंकि जो वेजिटेरियंस है। हम्म, एंड अगर जो इंडियंस नॉन वेजिटेरियन है ना, वो भी ओकेजनली नॉन वेजिटेरियन है, ऐसा नहीं है कि 3 मील्स आर नॉन वेजिटेरियन। हाँ, हम खाते हैं चिकन मटन, कभी वीक में एक बार खा लिया, एक आधा पीस, दैट इज नॉट नॉन वेजिटेरियन। सो वेजिटेरियन डाइट इज वेरी लेस इन प्रोटीन। प्रोटीन अगर कम है तो बॉडी बिल्डिंग तो प्रोटीन ही करता है, हार्मोन सारे प्रोटीन्स ही बनाता है। आपकी नेल हेल्थ, स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ, आपकी बॉडी लिगामेंट, सब तो प्रोटीन है। एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स ही प्रोटीन है। तो हमारे यहाँ प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत कम है, मोस्टली इग्नोर होती है। सो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये बोलती हूँ कि आपको अपने घर में यू शुड वॉच योर प्लेट। अपना प्लेट देखो कि इस प्लेट में प्रोटीन कितना है, कॉन्शियसली देखो कि हमारे प्लेट में कुछ प्रोटीन है या नहीं है, बिकॉज प्रोटीन तो चाहिए ना, 40% तो प्रोटीन चाहिए उसमें। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, प्लस विटामिन डी हम डेफिशिएंट है। हम जिनमें भी मेलानिन ज़्यादा होता है वो वैसे भी विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं। एंड कैल्शियम का डेफिशिएंसी है, क्योंकि मिल्क एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स कम मिलते हैं, कम लेते हैं बच्चे, और जो भी लेते हैं उसका भी हमें प्योरिटी नहीं पता है। सो कैल्शियम, विटामिन डी, वेजिटेरियंस में B12 बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि B12 यूजुअली नॉन वेजिटेरियन डाइट में मिलता है और हम इंडियंस यूजुअली वेजिटेरियन है। तो B12 का डेफिशिएंसी, जो कि एक न्यूरो प्रोटेक्टिव है, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, और खून की कमी के लिए भी B12 एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। तो खून की कमी एज इन आयरन प्लस B12, ओके, तो दैट वर्सन्स, वो खराब करता है। और राइट, तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हमारे यहाँ तो ये ज़्यादा ओवरऑल हाँ ही हैं। होती हैं। तो जैसा आपने बताया खास तौर पे, अगर आपके पास भी जैसे केसेस और आप देखते भी हैं कि एक तो प्रोटीन डेफिशिएंसी काफ़ी, मतलब मसल काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, तो मैम यही क्या एक रीज़न है खास तौर पे फीमेल्स में हम देखें कि उनको नी जॉइंट की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, कि उनका एक तो प्रोटीन इंटेक कम रहता है और एक जैसे आपने बताया कि इनएक्टिविटी रहती है, जैसे एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो एक खास तौर पे अगर हम उनको बात करें, आप एक्सरसाइज का, वॉक का आपने बताया, तो उनको भी क्या वेट ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है? जैसे ज़्यादातर मेल्स तो फिर भी ट्राई करते हैं, जिम जाते हैं काफ़ी, बट फीमेल्स की बात करें तो वो कहते हैं नहीं वेट हम क्यों उठाएंगे, तो उनके लिए भी कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे वॉकिंग, रनिंग, यस, यस, बट जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज तो करनी है, इंटेंस एक्टिविटीज़ आपको करना, और कुछ नहीं कर सकते तो क्लाइंबिंग स्टेयर्स करेंगे। जो आजकल फीमेल्स में नी का का प्रॉब्लम प्रॉब्लम, आ रहा है ना, वो मल्टी प्रॉन्ग्ड है। ओके, एक तो वेट गेन है,
तो राइट। वेट बियरिंग इज ऑन द जॉइंट्स ओनली, तो अपने वेट को कटेल करना है। हम्म। दे वो क्या कहते हैं, यूजुअली दे विल पुट द ब्लेम ऑन मेनोपॉज, और मेनोपॉज हो कि गया उसके बाद तो हम उसके बाद हो गए, हम्म। बट मेनोपॉज के बाद सब लोग तो नहीं होते हैं, जो अपना ध्यान रखते हैं वो नहीं होते हैं। तो एग्जैक्टली। एक तो वेट कंट्रोल करना है, हम्म। दूसरा विटामिन डी और कैल्शियम कम होने से भी जॉइंट्स जो हैं वो ऑस्टियोपोरोटिक होते हैं, बेंड होते हैं। हम्म। प्रोटीन कम होने से लिगामेंट्स वीक होते हैं, तो वॉबली फीट हो जाता है। आप देखते होंगे कई ओल्ड लेडीज दे वॉक लाइक दिस, तो वो वॉबली फीट होता है उनका। एंड एक्सरसाइजेस तो उनको करनी है। अभी एक टर्म होता है सार्कोपीनिया, मतलब मसल वेस्टिंग, आपके मसल मास कम हो गया। तो अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आपका मसल मास कम होगा, यस। एंड मसल्स ही जॉइंट्स को जोड़ के रखते हैं। राइट। तो अगर मसल मास कम है तो फिर आप वीक हो जाते हैं। हम्म। इसलिए अगर आप वो ग्रिप टेस्ट करके देखें, आपका ग्रिप टेस्ट है, तो इट इज नॉट अबाउट एज। अगर आप 70 साल के भी हैं, बट अगर आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और प्रोटीन्स ले रहे हैं, तो आपका वो ग्रिप टेस्ट अच्छा आएगा। सो आपको देखना है कि आपका रेजिस्टेंस कैसा है। तो आप जितनी जो भी कुछ हो सकता है जरूर करें, घर में करें, बैंड्स लेके स्ट्रेचिंग करें। अगर घर में कुछ नहीं है तो 1 लीटर की बोतल पानी की अगर आप उठाएंगे तो वो वेट्स हो जाते हैं। इट इज नॉट दैट कि आपको जिम जाना है और वेट उठाने हैं। आप एक एक वाले आप उठाइए और घर में करिए। तो मैं मानती हूँ कि घर की औरत को जिम में जाने का टाइम नहीं है। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल। अपने बच्चों पे ध्यान रखती है, उसको घर भी संभालना होता है, और हमारे इंडिया में इतना कल्चर भी नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो आप मिनिमम क्या करें, हम्म। अच्छा बैलेंस डाइट ले, विटामिन डी और कैल्शियम ले, एक अपने प्रोटीन का ध्यान रखें, या तो डाइट ले या सप्लीमेंट ले। नॉर्मल 30 मिनट्स का वॉक जरूर करें, और थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करें। ओके। आई थिंक अगर इतना करते हैं ना तो ये चीजें सब आराम से मेंटेन हो जाती हैं, और ये तो बेयर मिनिमम है। और आई थिंक मेरे व्यूअर्स भी समझेंगे, ये तो सब घर में हो सकता है। राइट, हम राइट। सबके घर में 1-1 लीटर की बोतल है, Exactly. तेल की बोतल है, पानी की बोतल है। आपको डंबल्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है। इट इज नॉट अबाउट डंबल्स, इट इज अबाउट द वेट। फिर जब आप 1 लीटर उठाने लग गए तो आप उसको 2 लीटर का कर लीजिए, ओके। अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। तो एज का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कोई मतलब नहीं है, रादर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए आफ्टर अ अच्छा, एज, सबको। क्योंकि मसल मास कम होते जाता है। सार्कोपीनिया वर्ड जो है ना, वो इंडिया के बाहर सब जनों को पता है। राइट, राइट। इंडिया में अभी ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आया मसल मास का, बट मसल आपको मेटाबॉलिज्म अच्छा देता है, आपकी जॉइंट्स को जोड़ के रखता है, और आपकी बॉडी की ओवरऑल फिटनेस में काम करता है। और आप जितना बोलते हैं बूढ़ा हो गया, अशक्त हो गया, अशक्त हो गया एज इन व्हाट, मसल मास कम हो गया, तो अपने मसल मास को बना के रखो। ठीक है, तो ठीक मैं है। व्यूअर्स को कहूंगी कि जरूर आप ये अपनी मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो भी घर में कर सकते हैं, जो भी मैंने बताई हैं, आप जरूर करिए। बिल्कुल। एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ तो हैं ही हैं, बिल्कुल, बट आजकल नहीं है। Exactly. पहले कपड़ा धोते कपड़ा थे, धोते थे, हाँ। बाहर से मक्खन मार्केट से भी निकालते कुछ थे, सामान लेकर आते थे, सामान कहीं लेके खरीदने आते को थे। जाते अभी तो तो सभी कुछ ऑर्डर। नहीं, अभी घर में एग्जैक्टली। ऑर्डर होके आता है, तो आपके मसल ट्रेनिंग कुछ नहीं हो रहा है। राइट, राइट। तो मैम इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई दिखने में अगर स्लिम है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनका मसल मास ठीक है। कई बार लोगों को ऐसा भी गलतफहमी रहती है कि नहीं, ये तो स्लिम है तो ये फिट है। तो स्लिम होना एंड फिट होने में बड़ा फर्क है। बिल्कुल फर्क है। हाँ, हाँ। एक तो आपके जेनेटिक्स हैं हाँ। जो आपका बॉडी फ्रेम बनाते हैं। हाँ, सो हाँ। नॉट एवरीवन कैन लुक स्लेंडर, क्योंकि अगर उसका बॉडी फ्रेम ही चौड़ा है तो वो चौड़ा ही दिखेगा, बॉक्सी दिखेगा, एग्जैक्टली। बट उस पे मसल कितना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो अ थिन हैंड डजंट मीन कि वो अच्छा हैंड है, बिकॉज उसमें मसल अगर नहीं है तो फिर वो कुछ काम नहीं कर सकेगा। सो वेट उठाने का प्रैक्टिस तो करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। 2 किलो तक आप उठाएं, धीरे धीरे बढ़ाएं, ठीक है। एंड एट एनी एज राइट, दैट राइट। विल हेल्प। वो फिर बल्कि आपको बाद में फ्रैक्चर्स और रिप्लेसमेंट से बचाएगा। बचाएगा। बट ये एक इन्वेस्टमेंट है, इसको आपको लाइफ में बहुत जल्दी शुरू से करना पड़ता है। राइट, तो राइट। आप 40, अब एक बार हो गया ऑस्टियोपोरोसिस, एक बार हो गए नी खराब, फिर आपके पास में कोई ऑप्शन रहा नहीं। नहीं, नहीं, ये बिल्कुल सही बात तो आपने आप बताई। अपना 30 ईयर्स के बाद एजिंग शुरू होती है बॉडी की। राइट, राइट। 25 ईयर्स तक या 30 ईयर्स तक आपकी बॉडी बनती है, उसके बाद तो वो एज ही करती है। ठीक, ठीक। सो दैट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट ओके, ओके, अपनी ठीक है। हेल्थ के लिए, हाँ, हाँ। फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी, बिकॉज मेंटल हेल्थ के भी आजकल हम बहुत इश्यूज बहुत देख रहे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज देख रहे हैं। बिल्कुल मैम, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जैसा आपने बताया कि ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, एक वो कॉज है, और उसमें भी आपने बताया कि डाइट के अंदर एक स्वीट इनटेक, मीठा एक बड़ा कॉज है, और इसके अलावा ठीक तरह से एक्सरसाइज करना,
वो तो एक मिसिंग पार्ट है। और इसके अलावा अगर हम देखें मेजर कॉज है कि एक तो प्रोटीन डाइट में है नहीं लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन में जैसे आपने सभी तरह के सोर्स बताए कि अगर आप दालें रेगुलर लें, आप कर्ड वगैरह लें, आप पनीर वगैरह, ये सब भी आपकी डाइट के अंदर इंक्लूड होना ज़रूरी है। इसके अलावा मैम अगर देखें तो थायराइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है फीमेल्स में, और प्री डायबिटिक और डायबिटिक भी काफ़ी ज़्यादा। इनफैक्ट अभी एक और डेटा आया था इसी तरह का ICMR का, जिसमें बताया कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं, खासतौर पे अगर फीमेल मेल सभी का, उनमें डायबिटीज़ ज़्यादा है। और जो हमारे गांव हैं, सेमी अर्बन एरियाज है, वहाँ प्री डायबिटिक, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सब काफ़ी ज़्यादा हैं। तो थायराइड और ये जो शुगर की प्रॉब्लम भी काफ़ी खास तौर पे फीमेल्स में बढ़ रही है। इसका रीज़न क्या है और इसका प्रिवेंशन क्या है? एक्चुअली थायराइड तो एक हार्मोन है जी जो जी। कि बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। बॉडी की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, हार्मोन्स के लिए ज़रूरी है। हम्म। तो जब भी ये आयोडाइज सॉल्ट और लेते थे तो इन सब का प्रॉब्लम कम होता था। बट अब अर्बन लाइफ में जो आपको मिल रहा है आप वो ही खा रहे हैं, तो थायराइड आपको सस्पेक्ट करना चाहिए अगर आपका सडन वेट लॉस हो या वेट गेन हो। अच्छा। आपको टेम्परेचर रेगुलेशन खराब हो जाए, थर्मल रेगुलेशन, मतलब आपको जब सब लोगों को ठंड गर्मी लग रही है, आपको ठंड लग रही है, आपके कोल्ड क्लैमी स्किन हो गए, आपका मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर हो गया है फीमेल्स में, वेट गेन हो गया है, तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि आपका थायराइड खराब है। और आजकल थायराइड का प्रॉब्लम हम आजकल ज़्यादा देख रहे हैं, ज़्यादा देख रहे हैं। तो आपको अगर लगे कि हेयर थिनिंग हो रहा है, आपके कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो गया है, कोल्ड क्लैमी स्किन है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो अपना थायराइड एक बार ज़रूर चेक करा लेना चाहिए। प्रिवेंशन तो आप अपना वेट कम रखेंगे तो सब चीज़ कम रहती है, बिकॉज उतना ही रिक्वायरमेंट बॉडी को कम होता है उस हार्मोन का। तो आपको वेट तो अपना कंट्रोल रखना ही है। प्लस अगर कभी भी ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं तो जल्दी से अपना एक बार थायराइड चेक करा लेना चाहिए, स्पेशली जिसको फैमिली हिस्ट्री हो हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड की। दो तरह के थायराइड होते हैं, एक जो मोटा करने वाला जैसे हाइपोथायराइड करते हैं, और एक जो पतला करने वाला जैसे हाइपरथायराइड करते हैं। हाइपरथायराइड तो कम होता है, बट हाइपोथायराइड आजकल बहुत कॉमन है, और जिसका रिलेशन स्ट्रेट अवे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी से भी है और इनफर्टिलिटी से भी है, प्रेगनेंसी नहीं लगने से भी, क्योंकि वो ओव्यूलेशन भी खराब करता है। तो आपको थायराइड फंक्शन टेस्ट जब भी आपके डॉक्टर कहें तो करना चाहिए, और अगर सप्लीमेंट की जरूरत है तो सप्लीमेंट लेना चाहिए। वेट रिडक्शन नेसेसरीली हेल्प करता है। राइट। सिमिलरली आपने बोला डायबिटीज, सो हम तो डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा डाइट खराब हो गया, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। अगेन मैं स्ट्रेस करूंगी प्रोटीन पे। अगर आप प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, अच्छा वेजिटेरियंस के लिए वो बोलते हैं हमारे पास क्या प्रोटीन है, हमारे पास बहुत है, बहुत सारे। हमारे पास सोयाबीन है, हमारे पास स्प्राउट्स है, हमारे पास में राजमा चना है, हमारे पास मतलब आप दूध है, पनीर है, लो फैट वाला पनीर ले लीजिए, हमारे पास बहुत है। ओनली थिंग इज आपकी प्लेट में वो है कि नहीं, तो वो आपकी प्लेट में होने हैं तभी आपके पेट में जाने हैं। सो अगर हम कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे, एंड हम बहुत स्वीट टूथ है हमारा, हमारे यहाँ पे सब तरह की मिठाइयाँ मिलेंगी, मीठे की क्रेविंग ज़्यादा है, तो मीठा भी आपको डायबिटीज बनाता है। और फिर हमारे जेनेटिक्स भी थोड़े खराब है। अच्छा। क्योंकि डायबिटिक यूजुअली रन्स इन द फैमिली दो तरह से, एक तो जेनेटिक्स की वजह से भी, और एक एक फैमिली का पैटर्न ऑफ ईटिंग होता है। आप बहुत मक्खन और पनीर, मक्खन एंड आप सब चीजें खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, आपका डाइट ही ऐसा, कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हैं, आलू और ब्रेड ही खा रहे हैं, तो आप उतना शुगर अपने अंदर डाल रहे हैं। इंसुलिन तो हर बॉडी में लिमिटेड है, आप जब खाएंगे बॉडी को, आपने तो खा लिया, अब बॉडी को उसको डाइजेस्ट करना है। राइट। अब आपने तो खा लिया, अब आपका बॉडी काम पे लग गया, अब उसका इंसुलिन सिक्रीट होगा, वो उसको कम करेगा। जब वो कम करेगा, शुगर लेवल लो होगा, आपको हंगर पैंग्स आएंगे, आप और खा लोगे मीठा। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। और एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट भी दो तरह के होते हैं, जिसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, लाइक रिफाइंड शुगर है, मीठा कुछ भी खाया, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स सडनली शुगर लेवल बढ़ाएगा, फिर इंसुलिन निकलेगा, वो सडन कम करेगा, आपको हंगर पेंग्स आएंगे, आप और खाओगे, तो दैट वे आपका इंसुलिन कंज्यूम होता जाएगा। और जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड है, जैसे कि आप समझो ये जो मिक्स्ड वाले हम ग्रेन्स खाते हैं, मल्टीग्रेन खाते हैं, मिलेट सुपर फूड ऐसे ही नहीं बोलते उसको,
इट रियली इज गुड। तो अगर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाते हैं तो फिर आपके शुगर लेवल्स इतने खराब नहीं होते, क्योंकि आपके इंसुलिन लेवल के स्पाइक नहीं आते और हंगर पेंग्स नहीं आते। स्पेशली अगर आप देखोगे कभी आपने प्रोटीन या फैट खाया तो उसके बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगती है। बट अगर आपने एक मिठाई का टुकड़ा खाया, आप एक और खाना चाहोगे और थोड़ी देर बाद और खाना चाहोगे, सो दैट बिकम्स अ विशियस साइकिल। ओके ओके। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमारे यहाँ जेनेटिक्स प्लस डाइट, ये हमारा प्री डायबिटिक और डायबिटिक का रीजन है। ओके। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस से फिर सारी प्रॉब्लम शुरू होती है, इंक्लूडिंग जो फीमेल्स में पीसीओएस है, राइट राइट। जिसका की रूट कॉज इंसुलिन इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो अभी तक आपने बताया कि बहुत ही मेजर रोल तो डाइट का ही है आपका, चाहे हम डायबिटीज की बात कर लें एंड इनफैक्ट थायराइड में मैम इस तरह के पेशेंट आपके पास ज़्यादातर लोग बात करते होंगे जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवा रेगुलर लेते नहीं है, तो जिनको थायराइड भी डिटेक्ट होता है, तो उन व्यूवर्स को आप क्या कहेंगे कि उनको वो मेडिसिन अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो रेगुलर लेनी कितनी ज़रूरी होती है? तो देखो हमारे यहाँ ना टैबू है, कोई भी दवाई लेने से पहले अब तो ये मुझे लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी तो हम नहीं लेंगे, देन वो अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं, नहीं हम ये कर लेते हैं, उसने बोला था ये होम मेडिसिन लेने से ठीक हो जाता है। बट अगर आपके हार्मोन के लेवल्स खराब आए हैं तो आपको मेडिसिन लेना है, और एक बार लेना है तो कब छोड़ना है आपका डॉक्टर को डिसाइड करने दो। छोड़ना है नहीं छोड़ना है, किसी किसी में कभी कभी छूट जाता है, बट वो कब छोड़ना है वो आप मत डिसाइड करें। एंड एट द सेम टाइम कभी लेना और कभी नहीं लेना वो और डिट्रीमेंटल है। लाइक आप ब्लड प्रेशर की गोली है, अभी आपने लिया, आपका ब्लड प्रेशर स्टैटिक है, जब आपका याद था तो भी एक स्टैटिक था, से 160 110 चल रहा था, अब आपने लिया कम होके 130 आ गया, आपने मेरा तो नॉर्मल आ गया, बट नॉर्मल मेडिसिन पे हो इसलिए आ गया। आप जब मेडिसिन छोड़ोगे फिर बढ़ेगा, वो फिर शूट करेगा, फिर कम करोगे फिर शूट करेगा, उससे आपकी वेसल्स खराब होती हैं और लीक होने का चांस बढ़ जाता है। सो इरेटिक मेडिसिन नहीं करना चाहिए। अगर एक बार शुरू किया तो उसको कैसे बंद करना है आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दो, एंड डॉक्टर डिसाइड करेगा टेपर करके बंद करना है या नहीं करना है, या कितना फ्रीक्वेंटली टेस्ट करके देखना है, डोज कम करना है ज्यादा करना है, और एक गोली खाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास हमारी बॉडी में 3 टाइम हम खाना खाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में खाना नहीं बनता। क्या हम कभी कंप्लेंट करते? नहीं करते। बट अगर मेरा थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा और एक छोटी सी गोली मैं खा रही हूँ, मैं उसका कंप्लेंट क्यों करूँ? वो नहीं बन रहा मेरी बॉडी में। अगर इंसुलिन नहीं बन रहा, वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रहा है, तो वो क्यों कंप्लेंट करेगा कि मुझे नहीं लेना? वो हार्मोन नहीं बन रहा। तो नहीं खाने के लिए तो हम कभी नहीं बोले, नहीं लेने का नुकसान ज्यादा है। ओके ओके राइट। वो शॉर्ट टर्म आपको खुश कर देगा कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है, बट वो लॉन्ग टर्म में आपकी आईज खराब हो गई, आपका किडनी खराब हो गया, आपको पता है कितना डायलिसिस इंडिया में होता है, और कितने लोग ब्लाइंड हो जाते हैं डायबिटीज की वजह से। क्योंकि हम डायबिटीज का इतना टैबू है कि मुझे शुगर नहीं है, एवरीवन विल से कम एंड से कि मुझे शुगर नहीं है। यस 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 बिल्कुल। तो ये टैबू हमें हटाना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए। हम अपनी बॉडी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ, आप अपना वेट कम करिए, आपका जरूर ये दवाइयाँ कम हो जाती हैं और बंद भी हो जाती हैं, बिकॉज ये है तो अल्टीमेटली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अनटिल अनलेस कि वो टाइप 1 नहीं है जो जेनेटिक है, तो उनको छोड़ के जो कि वो लेस देन फ्यू % होते हैं, अधिकतर तो सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। डायबिटीज तो हाई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, मोस्टली तो वही वेट। तो हमें अपने वेट को तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब हार्मोन्स तो वेट से ही रिलेटेड, एंड एक्चुअली में सारी बीमारी हमारी डाइट एंड वेट से रिलेटेड। राइट राइट, ये बिल्कुल आपने ठीक बताया कि अगर आप इनएक्टिविटी है, आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, वेट मैनेज नहीं है और आपकी डाइट ठीक नहीं है, तो मैम कई बार ज़्यादातर अगर बात करें तो एक ये परसेप्शन होता है कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं टेस्ट क्यों कराऊँ? खासतौर पे फीमेल्स में भी, या इन जनरल वो कई बार ऐसे टेस्ट करा लेते हैं जिनकी उनको ज़रूरत नहीं होती। तो आप खास तौर पे हमारे जो फीमेल व्यूवर्स हैं उनको क्या बताएंगे कि कुछ एसेंशियल टेस्ट जो हर फीमेल्स को कराने चाहिए, अगर आप कुछ ऐसे बता पाएं तो एक्चुअली में बीमार होके जाना है ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, और जमाना है प्रिवेंशन का। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेस्ट। आप वो बीमारी होने ही क्यों दो? तो उसके लिए क्या करना है कि एनुअल हेल्थ चेकअप कराना है। जी जी जी। जो कि यूजुअली आजकल कॉर्पोरेट वाले सब गर्ल्स आते हैं हमारे पास में, उनका एनुअल हेल्थ चेकअप होता है, मैंडेटरी है इसलिए होता है। पर जो लोग घर में रह रहे हैं, जैसे आपने बोला, वो तो आते ही नहीं है, वो तो बीमारी लेके आते हैं, तब तक तो बढ़ चुकी होती है। जब वो इतना डिस्चार्ज लेके आएंगे तब तक तो सर्वाइकल कैंसर ही हो गया, तो प्रिवेंशन कैसे हुआ?
तो प्रिवेंशन के लिए मिनिमम हर फीमेल को एनुअल अपने कुछ बॉडी चेक कराने होते हैं, ओके, विच विल इंक्लूड उनका हेमोग्लोबिन चेक है, उनका ठीक है। शुगर है, थायराइड है, उनके लिवर किडनी फंक्शन टेस्ट हैं, विटामिन डी और B12 लेवल्स हैं, एक बेसिक फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर से है, एक बेसिक अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन है कि कुछ चीज़ डेवलप हो रही है तो पहले पता पड़े। और फीमेल्स के लिए एक पेप्समियर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ओके, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर हमारे यहाँ पे नंबर 2 का कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर जी, दो ही कैंसर ज़्यादा बिल्कुल, प्रेवलेंट बिल्कुल, है, और एक सर्वाइकल कैंसर ही ऐसा है जो प्रिवेंटिव है। ओके, ब्रेस्ट कैंसर को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, हम्म, बट सर्वाइकल कैंसर को आप प्रिवेंट कर कर सकते सकते हो, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स होता है, उसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत लॉन्ग है। ओके, जब सब यूट्रस के माउथ पे कोई चीज होना शुरू हुए, सेल चेंजेस, वो 30-40 साल लगाएंगे कैंसर सर्विक्स होने को। तो एक एनुअल अपना पेप्समियर जरूर कराना चाहिए, ठीक है, आइडियली 21 ईयर्स के बाद कराना चाहिए, इधर मैरिड और नॉट मैरिड, सेक्सुअली एक्टिव और नॉट एक्टिव। बट वो इंडिया में हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, बट जो सेक्सुअली एक्टिव गर्ल्स हैं उनको प्लस जो मैरिड हैं उनको एज अर्ली एज पॉसिबल अपना पेप्समियर टेस्ट कराना चाहिए। राइट, 30 ईयर्स की एज तक एवरी 3 ईयर्स कराना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा महंगा टेस्ट भी नहीं है, हार्डली कॉस्ट 1500 रुपीज़ टू यू, और 3 साल में एक बार कराना है। ओके, ठीक है, 30 साल के बाद में आफ्टर द एज ऑफ 30 आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप यही 3-3 साल का कराते रहो टिल द एज ऑफ 65, और नहीं तो आप 5 ईयर्स वाला को टेस्टिंग करा सकते हो, जिसमें HPV वायरस प्लस पेप्समियर करते हैं, क्योंकि HPV वायरस वो वायरस है जो सर्वाइकल कैंसर करता है। ओके, वो 5 साल में एक बार आपको कराना होता है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। जो जिनको जेनेटिक हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, उनको अर्ली मैमोग्राम कराना चाहिए। अदरवाइज 40 साल की उम्र के बाद में 1 to 2 ईयर्स में एक मैमोग्राम करा लेना चाहिए, क्योंकि अगेन ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर ही हमारा प्रिवेंटिव है। फिर बात आती है बोन हेल्थ की। तो जो भी जिनको हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस है, जिनकी बोन्स पोरस हो जाती हैं, जिसके घर में ऐसी हिस्ट्री चलती है, या जो कि अंडरवेट है, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस बहुत होता है। ओके, तो उन लोगों को अपना एक डेक्सा स्कैन होता है जिसमें बोन की डेंसिटी देखते हैं। सिंपल टेस्ट है, हार्डली टेक्स एनी टाइम, कुछ इन्वेजिव नहीं है, बस आपको बैठ के स्कैन ही करना है उसको। तो वो आपको करना चाहिए। बट अदरवाइज एवरीवन, टू एवरी फीमेल, मेनोपॉज के बाद 60 ईयर्स या 65 ईयर्स के बाद अपना डेक्सा स्कैन ईयरली कराना चाहिए, क्योंकि सारे बोन फ्रैक्चर्स जो होते हैं, स्पेशली फीमर फ्रैक्चर लॉन्ग बोन का, जो कि बहुत डेबिलिटेटिंग होता है और कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी भी है, उसमें डेथ रेट भी ज़्यादा है, एंड बेड रिडन भी हो जाते हैं। तो अगर आपको पहले से पता है कि आपकी बोन ऑस्टियोपोरोटिक है, या ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, या ऑस्टियोपीनिया हो रहा है, तो बहुत सारी दवाई अवेलेबल है जो उसको प्रिवेंट कर देगी। ओके, तो ये सब टेस्ट तो बेसिकली कराने चाहिए। सो इफ आई कंक्लूड, तो आपको ईयरली अपने बायोकेमिकल चेक्स जो कराने, एक फिजिकल चेकअप बाय द डॉक्टर कराना है, अपना एवरी 3 ईयर पेप्समियर कराना है, 40 ईयर्स के बाद मैमोग्राम कराना है, और डेक्सा स्कैन 65 ईयर्स के बाद जरूर कराना है, पर कोई हिस्ट्री है तो पहले भी कराना। ओके, ओके, बिल्कुल आपने बताया मैम। इन जनरल अगर हम बोलें तो एक 25 साल की उम्र में ये शुरू कर दें, या 20 साल की उम्र से ही हमें ये स्क्रीनिंग? सो आइडियली स्क्रीनिंग आपकी पेप्समियर की स्क्रीनिंग तो 21 ईयर्स से है, बट आजकल हम जब गर्ल्स देख रहे हैं ना, 14 ईयर्स 15 ईयर्स की ओबीज गर्ल्स, PCOS वाली, तो 15-15 साल की लड़कियों में भी हमें प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक मिल रहा है, और उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हमें बहुत हाई मिल रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हो आजकल यंग एज के हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन है, क्योंकि हम सोचते हैं यंग है, उसका कोलेस्ट्रॉल क्या कराना। यस, ओके, PCOS के साथ में आपकी हार्ट हेल्थ इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल, जिस तरह का डाइट एंड लाइफस्टाइल है ना, आपका कोलेस्ट्रॉल चेक करा लेते हैं, स्पेशली अगर ओबीज हो तो इसलिए हम आजकल जो ये 21 साल में करा रहे थे बैरिंग पेप्समियर, जो हमें जरूरत नहीं होती उससे पहले कराने की। एंड आजकल तो सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन अवेलेबल है, और आजकल सब लोग लगवा ही रहे हैं, वॉट्स और वेजाइना सर्वाइकल कैंसर को बचाते हैं। बट यंग गर्ल्स जो हमारे पास आती हैं, जिनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, या
तो उनके जब हम टेस्ट कराते हैं तो उनका हमें थायराइड भी मिलता है, हाइपोथायराइड, हमें वो प्री डायबिटिक या डायबिटिक भी मिलती हैं, और उनका कोलेस्ट्रॉल भी हमें ज़्यादा मिलता है, स्पेशली वो गर्ल्स जिनका वेस्ट टू हिप रेशियो जो है वो खराब है, अच्छा अच्छा अच्छा, आई मीन सेंट्रल ओबेसिटी है, सेंट्रल जिनका ओबेसिटी थोड़ा, अच्छा, पेट मोटा है, ओके ओके, उन लोगों में प्री डायबिटिक और डायबिटिक हमें मिलता है। राइट, रादर अगर आप मुझसे पूछें कि पीसीओएस जानने का तरीका क्या है, लो रिसोर्स सेटिंग में जब हम कुछ टेस्ट नहीं कराने, आप सिर्फ वेस्ट टू हिप रेशियो देख लो, ओ, इफ इट इज मोर देन 0.87 तो वो आपको बता इस रहा है कि ये पीसीओएस इस लेडी को या गर्ल को हो सकता है, इसको ओके, आप इन्वेस्टिगेट करो। ओ, सो सिर्फ सिंपल उससे आप बता सकते बता सकते हैं, राइट हैं, राइट, तो वेरी सिंपल, 15 एक्चुअली अवेयरनेस होना जरूरी है। अवेयरनेस होना सो मैं जरूरी, चाहती हूँ अपनी व्यूअर्स जिनके भी घर में यंग गर्ल्स हैं, आप जरूर उनके एब्डोमिनल ओबेसिटी एंड वेस्ट टू हिप रेशियो का ध्यान रखें। ये ध्यान रख लें, ठीक है, और उसके लिए कैलकुलेटर होता है, ऑनलाइन भी चेक करके वो देख सकते आपको हैं कितना इंचेस में नॉर्मल, नापना है, हाँ हाँ, दैट्स रिब इट, केज से पेल्विस के बीच में जो भी लोएस्ट एरिया है वहां पे वेस्ट नापना है, ठीक है, और जो आपका मैक्सिमम बल्ज ऑफ हिप है उसको नापना है, उसको और उसको नापना है, डिवाइड कर देना, बस इतना है, वेस्ट टू हिप रेशियो हो गया। ठीक है, तो वो एक हो गया। आपने बताया कि वो एज एज सच आजकल इतना रहा नहीं है, मतलब आप 15-20 साल की उम्र में भी अगर आपका वजन प्रॉब्लम थोड़ा है तो ज्यादा हमें नहीं रहे टेस्ट तो कराने टेस्ट पड़ते हैं। करा लेनी चाहिए, बट एज अ बेस लाइन आप यस, कहेंगे कि एक एनीथिंग अपना अबाउट 21 ठीक 25 ईयर्स आपको एक रूटीन चेकअप ईयरली रूटीन शुरू चेकअप, करा लेना ब्लड चाहिए। प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये तो सबको करानी ज़रूरी है, बट बाद में फिर आपके और हार्मोनल टेस्ट एंड थायराइड भी ज़रूरी है आपके प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंदर। मैमोग्राफी जैसे आपने बता ही दिया कि 30-35 के बाद आपके डॉक्टर जैसे सजेस्ट करें, मैम उसमें एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी रहता है, हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके वेरी ओके, गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करें? हम्म, हालांकि आजकल सब लोग पढ़ ऑनलाइन, लेते हैं हाँ कैसे जी, करें, बस अपने व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना हम्म, पोस्ट पीरियड्स करना होता है, जब आपके मेंसेस खत्म हुए इसके बाद करने हैं। जी जी तो जी, उसका एक है विजुअल और हम्म एक है पैल्पेशन, हाथ हम्म से चेक करना। हम्म तो विजुअल के लिए क्या करना है, अपनी अपर बॉडी को हम्म आपने शीशे के सामने खड़े होके देखना है, ठीक है, एसिमेट्री तो नहीं है, आप अपने एक जनरल कंटूर ऑफ ब्रेस्ट आपको पता लग गया, उसमें हम्म चेंजेस तो नहीं आ रहे, हम्म एसिमेट्री तो नहीं हो रही, हम्म कहीं पे कोई रिट्रैक्शन तो नहीं है, हम्म कहीं कोई मैस एक्स्ट्रा तो नहीं दिख रहा, आपको कोई लंप तो नहीं दिख रहा, राइट राइट, आपकी ब्रेस्ट के शेप में कुछ फर्क तो नहीं आ गया, तो एक तो ये हो गया विजुअल। ठीक है, उसके बाद में आप काउच पे लेटे, हम्म, शोल्डर के नीचे एक पिल्लो रखें, बिल्कुल, हाँ, और अपने पल्प ऑफ फिंगर से हम्म, पूरे ब्रेस्ट को क्वाड्रेंट वाइज ठीक है, आप पेल्पेट करें पैल्पेट किसी करें, मैस के लिए, हम्म, और एक्सिला अपने आर्मपिट को ना भूलें, क्योंकि हम्म, ब्रेस्ट टिश्यू आर्मपिट में भी जाता है। राइट और राइट, एंड में कंक्लूड करते समय निप्पल को दबा के देखें उसमें हम्म, से कोई ब्लडी डिस्चार्ज या डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। ओके ठीक है, सो ये तो उन लोगों के लिए जो मेंस्ट्रुएटिंग है, हम्म, पर जिनके मेनोपॉज हो गया वो कैसे करें, वो हम्म, एक पर्टिकुलर डेट ऑफ एवरी मंथ कर लें, क्योंकि अच्छा, ये इनको तो पोस्ट मेंस्ट्रुअल करना है, वो हम्म, पर्टिकुलर डेट ऑफ एवरी मंथ करें। राइट राइट, और अगर उनको कुछ भी अनटूवर्ड लगता है तो हम्म, अपने डॉक्टर को दिखाएं हम्म, और सजेस्ट करें। हम्म, बट यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशन है, हम्म, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, उनको अपने ये एग्जामिनेशंस जो होते हैं मैमोग्राम ये जल्दी कराने होते हैं। फिर राइट, उनके लिए 40 इयर्स एज का कोई ये क्राइटेरिया नहीं नहीं है, रहा, बिल्कुल, उसके लिए फिर हम जेनेटिक टेस्ट कराते हैं, BRCA1 BRCA2 जीन्स कराते हैं। तो अगर फैमिली हिस्ट्री हो, मतलब इमीडिएट सिबलिंग, हाँ, मदर, किसी को भी, हम्म, तब आपको उसको घर में नहीं बैठना है और हम्म, अपने डॉक्टर को जाके बताना है मेरी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, मेरी हम्म, बहन को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, हम्म, या मेरी नियर सिबलिंग किसी को भी, या मेरे इमीडिएट हम्म, फैमिली में। हम्म, तो फिर वो आपका एग्जामिनेशन करेंगे, और कोई जेनेटिक टेस्टिंग की जरूरत है तो वो भी जरूर कराएंगे। ओके ओके राइट, तो ब्रेस्ट कैंसर के प्रिवेंशन के लिए आपने बताया कि बस एक स्क्रीनिंग जरूर करा लें, अगर आपको कोई सिम्टम लक्षण नहीं भी है तो मैमोग्राफी जैसे आपने बताया कि एक सिंपल सा एक्सरे होता है, तो आई थिंक वो 40 की एज में, पर हो सकता है पहले भी कराना पड़ सकता है अगर अगर आपकी आपकी फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री सो है तो। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यस यस, वो बहुत एंड जरूरी, 40 ईयर्स के बाद मैमोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो उसको जल्दी कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसमें यही बार बार हम अपनी व्यूअर्स को बताना चाह रहे हैं कि क्योंकि फीमेल तो एक घर की फाउंडेशन है, वो सभी का टेक केयर करती हैं, पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर वो छोटी छोटी चीज़ों को इनको इग्नोर करेंगी, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि आपके पास जितनी भी फीमेल्स पहुंचती हैं वो प्रॉब्लम जब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है उस समय पहुंचती है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब बातों का ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम देखें मैम, क्योंकि फीमेल्स बहुत तरह की फेजेस से गुजरती हैं, तो चाहे पोस्टपार्टम देख लें, प्रेगनेंसी के बाद वाला एक फेज़ हो गया, या आपका मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज, तो कई बार बहुत तरह के सिम्टम्स होते हैं कि आपकी मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं,
आपको इरिटेशन हो रही है, तो वो कई बार डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये मेंटल हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम है या उनकी जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं इसकी वजह से। तो इसमें क्या इस तरह के साइंस है जिनका वो ध्यान रखे और उनको कैसे वो करेक्ट कर सके? कुछ ऐसी टूल किट आप उनको बता पाएँ ताकि, क्योंकि ऐसे फेज़ में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं। सो अगर हम फीमेल की लाइफ साइकिल को देखें हुँ। तो डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ है। यस, यस। 12% करीब पैदा होने से मीनाक मतलब पीरियड आने तक का टाइम होता है। हुँ, हुँ। 40% मीनाक से मेनोपॉज तक का टाइम होता है, हुँ, हुँ। जो 40% होता है, हुँ। और रेस्ट 40% मेनोपॉज के बाद का होता है। हुँ। उसमें से 2 to 3% होता है जो वो प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। हुँ। उसके लिए तो सब लोग बहुत मदद करते हैं, हुँ। सब बहुत पढ़ते हैं प्रेगनेंसी में क्या करना है, पोस्ट प्रेगनेंसी क्या करना है। वो आपके लाइफ स्पेन का ओनली 2% है। अच्छा। उसके लिए तो सब वो लोग सब सब कुछ ध्यान करते हैं और उसको आराम से टाइड ओवर करते हैं। ये डाइट खाना है, ये करना है। ये एक सब। बार जब डिलीवरी हो जाती है तो फिर पोस्टपार्टम हेल्थ के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। तो अगर हम अपनी इन फेजेस को देखें तो मीनाक तक तो यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो वो 12% तो आराम से निकल गया। राइट। प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब एडोलेसेंट पीरियड आने शुरू होते हैं। हुँ। इमोशनल डिप्राइवेशन होता है, बॉडी चेंज हो रहा है, उसको उस गर्ल को एक्सेप्ट करना है, हुँ। ब्रेस्ट डेवलप हो रहा है, प्यूबिक हेयर आ रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन होना शुरू हो गया, सब उनको हेडेक लगने लगता है। हुँ। एंड उनके साथ में कोप करना, और क्योंकि स्कूल में जाते हैं उसका पीरियड आ गया, मेरा नहीं आया, वो भी प्रेशर है, उसका नहीं आया, मेरा पहले आ गया, वो भी प्रेशर है। सो वो जो प्रेशर्स होते हैं ना, वो प्रेशर्स इनको ज़्यादा दिक्कत देते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि उनको प्री कॉर्टिकल जो होता है, कॉर्टेक्स आपका ब्रेन डेवलप नहीं होता। अच्छा। तो ब्रेन डेवलप नहीं है तो वो जो भी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो इमोशंस को कंट्रोल करता है। अब इमोशंस आपके कंट्रोल करने का सिस्टम है नहीं और इमोशनल आप एकदम स्विंग में चले गए हो, तो उसके लिए घर की फीमेल्स को, मदर को, एल्डर सिस्टर को, उसको इमोशनल सपोर्ट देने की बहुत जरूरत होती है। ओके, ठीक है। और हम उसको टीनेज ड्रामा कह के छोड़ देते हैं, जबकि वो टीनेज ड्रामा नहीं है, वो उसके ब्रेन के हार्मोन्स का अप एंड डाउन चल रहा है। राइट, सो एक तो वो टाइम है जब हमें उसको तब इसमें देखना है, ध्यान उसको रखना है। इमोशनल सपोर्ट देना है। ठीक है। इसको हम कहते हैं इमोशनल लिटरेसी। ओके, एक तो पढ़ाई है, हाँ। बट एक इमोशनल पढ़ाई है। यस, वो यस। इमोशनल पढ़ाई करानी है उसको। उसको ये बताना है कि कोई आपकी बॉडी को अब्यूज कर सकता है, कोई आपके साथ किसी भी तरह का वायलेंस कर सकता है, आपको मेंस्ट्रुएशन को कैसे हैंडल करना है, अगर हाइजीनिकली हैंडल नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और पीयर प्रेशर और स्ट्रेस से कैसे झेलना है। राइट। और वही उनका टाइम होता है जब करियर बना रहे होते हैं, उसका मेडिकल में हो गया, मेरा नहीं हुआ, वो इंजीनियरिंग में। नॉट एवरीवन इज अलाइक, Yes, सब yes, तो सबका। आप फैमिली को उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि आप यही बनिए। आजकल अल्टरनेट वाले पाथ ज़्यादा अच्छे हैं, तो अपने बच्चे के साथ कंपैशनेट होना पड़ेगा। ओके, ठीक तो है। ये मदर, फादर, फैमिली सबका एक ये सपोर्ट सिस्टम है जो उनको टाइड ओवर करता है इस एडोलेसेंस। फिर आता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। प्रेगनेंसी में तो सब बहुत सपोर्ट करते हैं, बट जब डिलीवरी हो जाती है तब वो सपोर्ट सिस्टम कम हो जाता है। सबका ध्यान बच्चे की तरफ, माँ की तरफ ध्यान नहीं, इसलिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत कॉमन है। सो आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन को देखना है। शुरू में पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं, लाइफ बदली लगती है, सोने बैठने का टाइम खराब हो जाता है, ब्रेस्ट फीड करना है। बट अगर ये लगता है कि डिलीवर्ड लेडी है और उसको बॉन्डिंग नहीं है बेबी से, रिक्लूस हो गई है, सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रही है, तब आपको उसके डॉक्टर को ज़रूर बताना होता है, बिकॉज पोस्टपार्टम डिप्रेशन में सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है और कभी कभी अपने बच्चे को भी हार्म कर देती है। तो अगर वो वाला भी अपहेवल का टाइम आता है, फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है पेरीमेनोपॉज, जब बच्चों को पढ़ाने लिखाने में उनके साथ पूरी जिंदगी निकल गई, अब बच्चे तो सब अपनी अपनी जगह चले गए, एक तो वो एम्प्टीनेस सिंड्रोम है, फिर आपके हार्मोन्स सारे वापस चेंज हो रहे हैं, एंड जैसे मेनाक तो सडनली आ गया, आज पीरियड हो गए। मेनोपॉज इज नॉट सडन, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलता है। किस एज से शुरू होता है? सो रफली 45 ईयर्स से शुरू हो जाता है, 52 to 55 ईयर्स तक चलता है। सो पेरी मेनोपॉज कहते हैं। जब 1 साल तक पीरियड नहीं आया तो मेनोपॉज होता है, अदरवाइज आ रहा है तो एक वो वर्थीलेसनेस लगती है, फीमेल को लगता है मैं किसी काम की नहीं रह गई, मेरा रिप्रोडक्शन खत्म हो गया, मैं ओल्ड हो गई, मेरे बच्चे चले गए, फिर बॉडी आपकी
थोड़ा सा डाउनहिल पे चली गई, आप उतने अच्छे अपने आप को नहीं फील कर रहे हो, तो वो एक मेंटल स्ट्रेस का टाइम आता है। ओके ओके। एंड मूड स्विंग्स होते हैं मेनोपॉज में, पेरीमेनोपॉज में बहुत हॉट ओके। फ्लैशेस आते हैं, गर्मी लगती है, पसीना आता है, इरिटेट इरिटेबिलिटी होती है। तो इस समय बाकी के फैमिली मेंबर्स को उसका ध्यान रखना है, ओके। बिकॉज यहाँ पे अगेन फैमिली सपोर्ट प्लेज अ मेजर रोल। बट अगर ये आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स ज़्यादा हैं या सुसाइडल थॉट्स हैं या बहुत हॉट फ्लैशेस या आ रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से पूछिए, कुछ दवा भी बताएंगे और आपको बताएंगे कि आप अपनी लेयरिंग करो। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ, सबको तो ठंड लग रही है, आपको तो गर्मी लग रही है क्योंकि हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, तो आप लेयरिंग करिए, आप ऊपर का लेयर हटाइए, बॉटल स्प्रे रखिए, अपने फेस पे स्प्रे करिए, कोल्ड स्वेट्स आते हैं। मूड स्विंग्स के लिए आप वॉक करिए, बिकॉज वॉकिंग इज वेरी गुड फॉर मेंटल हेल्थ। गुड हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट खाइए, कैल्शियम विटामिन डी लीजिए, और ये पार्ट ऑफ आपका लाइफ है, इसको थोड़ा मेडिटेट योगा के साथ निकालिए। एंड फैमिली की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, एंड सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होती है। सो से एवरी पार्ट ऑफ फीमेल लाइफ, बैरिंग शुरू के मीनाक तक का, 12 साल के बच्चे को तो कितना ही समझ आता है, उसके बाद में हर फेज में मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक ऐसा पार्ट है जिसको हम सब इग्नोर करते हैं। टीन एज ड्रामा है, रिप्रोडक्शन में वो बच्चे के साथ लगे हुए हैं, और पेरी मेनोपॉज में अब अकेली हो, खाली बैठी, सिर्फ अपनी बॉडी के बारे में सोचती हो। दिस इज व्हाट देयर हस्बैंड कम एंड टेल अस, खाली बैठी है, अब इसका और कोई काम तो है नहीं, सारे दिन अपने बॉडी के बारे में सोचती रहती। सो आई थिंक एजुकेशन टू द फैमिली इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो एक फेज से पास कर रही है जो बहुत डिफिकल्ट फेज है। हार्मोन्स की वजह से बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होता है, और कभी कभी हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, देने की जरूरत तो फिर अपने डॉक्टर से मिलिए। और इतनी अच्छी दवाई आजकल मिलते हैं, ये सब चीज नहीं होता है। सो इट कैन इजीली टाइडेड ओवर, आराम से वो निकल जाता है विद द सपोर्ट, गुड डाइट, एक्सरसाइज एंड कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस अगेन। नहीं बिल्कुल आपने बताया कि फिजिकल फिटनेस के लिए तो ठीक है, वो थोड़ा ध्यान रखेंगे अपना ओवरऑल फिजिकल वेलबींग के लिए कि वजन को मेंटेन रखना है, सब चीज़ों का ध्यान रखना है। पर इस तरह के डिफरेंट फेजेस के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उन पे उनका कंट्रोल नहीं होता। तो इमोशनल रेगुलेशन के लिए और इमोशनल इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि अभी तक आपने फिजिकल इम्यूनिटी के लिए बहुत सारी बातें बताई, तो इमोशनल वेलबींग के लिए भी आप हमारी फीमेल व्यूअर्स को क्या टिप देंगे? सो इमोशनल लिटरेसी के लिए तो आपको अपना सेल्फ विल बहुत चाहिए। ओके। आप अंडरस्टैंड करिए अपनी बॉडी को। यू आर अ फीमेल, यू आर यूनिक। आपके पास 4 फेजेस ऑफ लाइफ है, सबके पास नहीं है, मेल के पास नहीं है। कुछ एंड्रोपोज जैसे वर्ड आते हैं बट नहीं होते हैं, बट फीमेल के पास में तो डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ है। तो आप अपनी हर लाइफ के गोल सेट करिए, उन गोल्स को अपने पूरा करिए, अपनी बॉडी की फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस का ध्यान रखिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, पीयर ग्रुप के साथ बोलिए, क्योंकि वो आपके सेम एज ग्रुप में है। तो आप अपना एक पीयर ग्रुप बनाइए। अगर आप यंग हैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स के साथ आप कुछ चीज़ नहीं शेयर कर पा रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, यंग मेरे एडोलेसेंट व्यूअर्स। और जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो उनके पास तो बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली में भाभी होगी, बहन होगी, वो उसी एज ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे। ऑफिस में काम करें तो ऑफिस वर्कर्स है। आप अपने अंदर कोई भी मेंटल ट्रॉमा मत रखिए, आप अपने मेंटल इश्यूज को डिस्कस करिए। एंड इवन अगर साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर के पास जाना पड़े तो इसको टैबू मत बनाइए। इट इज अ काइंड ऑफ डिजीज, और वो हार्मोन की वजह से है। सेरोटोनिन हार्मोन खराब हुआ तो आपका मेंटल खराब होगा, मेंटल हेल्थ। तो आप पागल नहीं हो गए। साइकियाट्रिस्ट के पास सिर्फ पागल ही नहीं जाते हैं, प्रिवेंशन के लिए जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। सो मेरा सबसे बड़ा जो मैं बोलना चाहती हूँ वो ये है कि आपको अगर ज़रूरत है तो आप ज़रूर काउंसलर के पास जाइए, और साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, कुछ मेडिसिन की ज़रूरत है टेम्परेरी, तो आप ज़रूर लीजिए। बिकॉज अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो फिर आप अपना करियर गोल्स नहीं अचीव कर सकते, आप अपना फैमिली गोल नहीं अचीव कर सकते। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने सेक्सुअल रिलेशन ठीक नहीं रख सकते, आप फैमिली रिलेशन ठीक नहीं रख सकते, एंड ओवरऑल आपको लगेगा मैं तो किसी काम की नहीं। सो दैट विल पुट यू मोर डाउन। तो अपने आप को मेंटल हेल्थ के लिए रखने को गुड लिटरेचर पढ़िए, अच्छा लिटरेचर पढ़िए, अच्छी संगत रखिए, अच्छी चीज़ें सुनिए, अच्छे लोगों के बीच में रहिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखिए। तो आप
जो नेगेटिविटी देते हैं उन लोगों के साथ मत रहिए। राइट आपके लिए यही सबसे बड़ा मंत्र है। जो पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, जो हाँ पॉजिटिव बोलते हैं, उनके साथ रहिए। हम्म एंड सिमिलरली जब मेनोपॉजल एज होता है, अगेन आप अपना पेयर ग्रुप में रहिए। अगर जरूरत है तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए और अपना एक ग्रुप बनाइए, चाहे आपका पार्क का ग्रुप हो, जहां आप अपनी एज ग्रुप की लेडीज के साथ में रहिए। और जब आप उनके साथ शेयर करेंगे ना अपने प्रॉब्लम्स, आप देख रहे हैं वो भी, उनके साथ भी तो यही सब हो रहा है, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि वो कैसे कर रहे हैं, मैं कैसे करूं। तो अपने पीयर ग्रुप के साथ में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने एज ग्रुप के लोगों में मिंगल करेंगे, आप हैप्पी रहेंगे। आप एक ग्रुप बनाइए, आप उनके साथ ट्रैवल करिए। बच्चे चले गए, अब आपको यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ, तो आप घर में मत बैठिए, आप ट्रैवल करिए। आप उनके साथ में अगर आप कीर्तन वाले हैं तो कीर्तन जाइए, अगर आप किटी वाले हैं तो किटी जाइए, अगर आप पार्क वाले हैं तो आप पार्क जाइए। पर अपने लिए लाइफ का कोई एम रखिए, कोई हॉबी ले लीजिए, फिर से शुरू करिए वो सब जो आपने तब छोड़ दिया बच्चों के लिए। अपनी पेंटिंग करिए, अपना म्यूजिक करिए, अपना एम्ब्रॉयडरी करिए, निटिंग करिए, जो भी कुछ हॉबी है उसको आप करिए। सो दैट विल गिव यू सेटिस्फेक्शन कि मैं अभी भी आई एम स्टिल वर्थ इट। एंड अपनी फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन बनाइए और क्रिप मत करिए। आई मीन वो मेंटल हेल्थ के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट हो ही है। एग्जैक्टली नहीं नहीं बिल्कुल आपने सही बताया कि इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये सब आपको एक अपनी हैबिट के अंदर इसको इनकलकेट करना है। ऐसा नहीं कि जिस एक्चुअली समय प्रॉब्लम है उस समय आप अगर करेंगे तो शायद ये चीजें उतनी काम ना करें, पर अगर आपको इसका अपनी लाइफस्टाइल का एक पार्ट बना लेंगे तो आपके लिए आगे जो आपके डिफरेंट फेजेस हैं उनमें आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। तो जैसे मैम आपने मेनोपॉज तक का बताया सभी तरह की चीजें क्या क्या हमने ध्यान रखनी है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अगर उसके बाद हम थोड़ा सा एल्डरली लेके चलें कि जो 60s तक पहुंच गए हैं तो उनको किस तरह की बातों का ध्यान रखना है खास तौर पे, क्योंकि एल्डरली वीमेन भी खास तौर पे अपना टेक केयर नहीं करती हैं, तो क्या क्या ऐसी उनको आप बताएंगे टिप्स, सावधानियां बताएंगे कि वो ध्यान रखें। So 60 is now new 40. हाँ So yes, at 60 no one feels I am old. हाँ बट हाँ, जब जैसे जैसे एज बढ़ती है हाँ तो हाँ उनको ये सब चीज़ों का तो ध्यान रखना ही है। अब हाँ उनका डाइट कम हो जाएगा, अब उनका स्लीप कम हो जाएगा, वो एजिंग का एक फैक्टर है। जीरियाट्रिक प्रॉब्लम्स डिफरेंट हो जाती हैं। आपका थोड़ा सा बोन्स वीक होने लगेंगे, आप उतने एक्टिव नहीं रह पाएंगे। बट आप एक तो अपना सप्लीमेंट मत ठीक रखिए छोड़िए। ओके अगर आपका सेक्सुअल हेल्थ चल रहा है तो उसको चलते रहने दीजिए, बिकॉज वो भी आपको एक विगर और वाइटैलिटी देता है। एंड अब इस समय में लाइफ में आपके लिए वो अगेन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तीसरा ये है कि आप अपना एक्टिविटीज जो भी कर रहे हैं हाँ करना है, अपना हेल्थ चेकअप पे आप ध्यान रखें। अच्छा वो जरूर तो आप अपना, जैसे मैंने प्रिवेंटिव बोला 60 के बाद में आपको अपनी अब बोन पे काम करना है, तो आप अपना डेक्सा स्कैन कराइए, कैल्शियम सप्लीमेंट, विटामिन डी सप्लीमेंट लीजिए, अगर कुछ ऑस्टियोपिनिया अब आपको फॉल से बचना है। ओके तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अब प्रिवेंशन। अब आपको सीढ़ी अगर नहीं चढ़ना, आपको लिफ्ट में जाना, आप जाइए। अब आपको बचना है स्लिप होने से, गिरने से। आप अपने वॉशरूम में हैंड रेल्स लगाइए, आप एंटी स्किड बिछाइए, ओके बिकॉज अब अगर गिरे और हड्डी टूटी तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम है। सो अब इस 60 ईयर्स के एज के बाद में जो मैं इन एडिशन बोलूंगी ये सब करने के बजाय के अलावा, आपको फिसलने और गिरने से सिर्फ बचना बचना है तो आपको हैंड रेल्स यूज करने हैं। कभी भी स्टेप्स को देख के बेध्यानी में नहीं चढ़ना है। आपका दुपट्टा कहीं, आप फोन देख रहे हो, होल्ड योर स्टेप, होल्ड द हैंड रेल। एंड अपने बाथरूम में सब लोग हैंड रेल जरूर वो लगाएं, जरूर लगा उनको पकड़ें, उठें। हो सके तो अपने बाथरूम में, वॉशरूम में अंदर से बंद ना करें। अगर करते हैं तो एक फोन आप हैंडी रखें। सपोज यू स्लिप और वो अंदर से बंद है, फिर आप बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तब आप क्या करेंगे? तो उस एज में बहुत प्रॉब्लम है। फिर आप उठ के दरवाजा भी नहीं खोल सकते। अगर फ्रैक्चर हो गया फीमर का, फिर आप वहां से उठ नहीं सकते। फिर कोई दरवाजा ही तोड़ के आपकी खबर लेगा तो लेगा। तो इन सब चीजों का फिर ध्यान रखना है। तो फॉल का ध्यान रखना मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगेन ये प्रिवेंशन है। एग्जैक्टली हाँ सो इस पे आपको ध्यान प्रिवेंशन करना है। करना जरूरी है तो बिल्कुल बोन हेल्थ का ध्यान रखना है राइट एंड फॉल से क्योंकि अब वो ब्रिटल तो हो ही गई एज के साथ में। ऑल सेड एंड डन, सब कुछ रखते हुए भी अब वो यंग बोन्स नहीं है, नहीं रही बिल्कुल। तो वो कभी भी गिरेंगी तो अब वो टूटेंगी। तो उससे बचाने के लिए आपको फॉल का बहुत ध्यान फॉल करना बिल्कुल आपने बहुत ही बात जो यूजुअली लोग ध्यान नहीं देते हैं,
बट ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में भी आपके एल्डरली मदर्स हैं, मदर इन लॉज हैं, वो जब वॉशरूम जाते हैं आप ध्यान रखिए, आप उनको बोलिए आप बंद मत करिए, हमें पता है आप अंदर हैं, एंड अगर फ़ोन रख सकते हैं तो फ़ोन ज़रूर रखिए, एंटी स्किड ज़रूर बिछाइए और रेल ज़रूर लगाइए। ओके ओके, राइट मैम। नहीं, आज हमने जो फीमेल का अगर हम देखें डिफरेंट फेजेस, वो सभी आपने पूरा डिटेल्ड में कवर किया और बहुत ही इजी वे में आपने एक्सप्लेन किया हमारी सभी फीमेल व्यूअर्स को। होपफुली इससे उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना हम अवेयर करें, एजुकेट करें, उतना ही हम जितने भी तरह के मेंटल एंड फिजिकल इश्यूज़ खास तौर पे फीमेल्स में रहते हैं, उनको हम प्रिवेंट भी कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप आए। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ और हर फेज में अपने आप को खुश रखना, आई राइट, थिंक मंत्रा इज हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस इज एन एटीट्यूड। यस तो आप यस, हैप्पीनेस का एटीट्यूड बनाइए, बिल्कुल लाइफ को जिए, एक की बार मिलती है जिंदगी, उसको अच्छे से जिए, बिल्कुल प्रिवेंशन के साथ जिए और बिना बीमारी के जिए, और बिल्कुल। बीमारी आ जाए तो ट्रीटमेंट करा के जिए। ट्रीटमेंट करा लीजिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू फॉर सो मच मैम। थैंक यू फॉर हैविंग थैंक मी। यू सो मच। थैंक यू। शुक्रिया।